हेलो। हाय, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? अच्छा, आप सब तो ठीक ही होंगे। मैं भी ठीक हूँ। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था अधिगम क्या है। उसके बाद हमने पढ़ा था अधिगम की विशेषताएं। आज हम लोग पढ़ेंगे अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। अधिगम को कैसे प्रभावित करते हैं, जो कुछ तत्व होते हैं जो, उसके बारे में हम लोग आज विशेष रूप से जानेंगे। अधिगम को प्रभावित करने वाले 4 कारक माने गए हैं। 4। आप इसके अंतर्गत विभिन्न कारकों को जोड़ सकते हैं। अब 4 जो कारक है, मुख्य कारक, वो है विद्यार्थी से संबंधित होंगे, पहला कारक। दूसरा जो होगा वह होगा शिक्षक से संबंधित। तीसरा होगा विषय वस्तु से संबंधित। उसके बाद वातावरण से संबंधित। ये सभी जो कारक हैं वह अधिगम को किसी न किसी रूप से प्रभावित करते हैं, प्रत्यक्ष रूप से या फिर अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। ये 4 कारक फिर से एक बार बता दूं मैं। विद्यार्थी से संबंधित, शिक्षक से संबंधित, विषय वस्तु से संबंधित और वातावरण से संबंधित कारक। तो ये चारों कारक हैं। अब हम बात करेंगे विद्यार्थी से जो संबंधित कारक है उसके बारे में। उसके अंतर्गत हमने कुछ टॉपिकें बनाई हैं। जैसे पहला है पूर्व अनुभव हमारा होना चाहिए, जो हमारे अधिगम को प्रभावित करता है। उसके बाद है शारीरिक स्वास्थ्य, यह भी हमारे अधिगम को प्रभावित करता है। मानसिक स्वास्थ्य, बच्चे का शारीरिक और मानसिक दोनों स्वास्थ्य जो है बेहतर होना चाहिए। उसके बाद है सीखने की इच्छा या रुचि, सीखने का समय कैसा है, बच्चों के अंदर तत्परता होनी चाहिए, तब जाके बालक किसी भी विषय वस्तु को बेहतर ढंग से सकारात्मक रूप से ग्रहण कर पाएगा। तो यह विद्यार्थी से संबंधित कारक है जो अधिगम को प्रभावित करता है। अब हम बात करते हैं शिक्षक से संबंधित कारक जो अधिगम को प्रभावित करता है। वह है विषय का ज्ञान होना आवश्यक है शिक्षकों में। उसके बाद शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य सही होना चाहिए। उसके बाद शिक्षण विधि वो सरल होनी चाहिए शिक्षक का बच्चों के प्रति कि कैसा बालक है उसके अनुसार। उसके बाद शिक्षक का व्यक्तित्व कैसा है, शिक्षक कैसे व्यक्तित्व वाले हैं, उनका व्यवहार कैसा है, शिक्षक का व्यवहार कैसा है। उसके बाद शिक्षकों को मनोविज्ञान और बाल ज्ञान की भी जानकारी होनी चाहिए। तीसरा जो टॉपिक था उसमें हमने बनाया है कुछ मुख्य बिंदु, वो है विषय वस्तु से संबंधित कारक जो अधिगम को प्रभावित करते हैं। वह है विषय वस्तु की प्रकृति। विषय वस्तु की कैसी प्रकृति है इसके बारे में जानेंगे हम लोग। विषय वस्तु का आकार कैसा है इसके बारे में जानेंगे हम लोग। भाषा शैली कैसी है विषय की या किताब की, रुचिकर विषय है या नहीं है, बच्चा उसमें रुचि ले रहा है या नहीं ले रहा है। अगर नहीं ले रहा है तो शिक्षकों को उसके अनुकूल किताबें का चयन करना चाहिए और उसके अनुकूल किताबों का निर्माण कराना चाहिए। चौथा जो है लास्ट टॉपिक, वह है वातावरण से संबंधित कारक जो अधिगम को प्रभावित करते हैं। वह है विद्यालय का स्थान या विद्यालय की स्थिति कैसी है, जो जिसमें बालक ढल पा रहा है या नहीं, शिक्षक सही ढंग से पढ़ा पा रहे हैं या नहीं। उसके अंतर्गत दूसरा पॉइंट है कक्षा का पर्यावरण कैसा है, कि जो कक्षा है उसमें पर्यावरण कैसा है, कैसे हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं और चारों तरफ का जो वातावरण है वह कैसा है। पारिवारिक वातावरण कैसा है, फिर उसके बाद पारिवारिक वातावरण कैसा है बालक का, सामाजिक वातावरण कैसा है। यह बालक और शिक्षक दोनों के लिए हो सकता है, क्योंकि अगर सही परिवार से आते हैं, अच्छे परिवार से आते हैं तो निश्चित है कि उनके अंदर ज्ञान, नवीन ज्ञान की प्राप्ति होती रहेगी। सामाजिक वातावरण सही है उनका तो वह समाज से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो इसके अंतर्गत हम नए नए ज्ञान का सृजन कर पाते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक विद्यार्थी से संबंधित जो कारक है जो अधिगम को प्रभावित करते हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहला हमने जो टॉपिक लिया है वह है पूर्व अनुभव। इसके बारे में पढ़ते हैं। आप खुद से भी बना सकते हो। पूर्व अनुभव क्या होता है? पहले से जो हमारे द्वारा ज्ञान की प्राप्ति की गई है, जिसमें समय लगाया गया है किसी भी कार्य को सीखने के लिए, उससे जो हमें अनुभव प्राप्त हुआ है यही कहलाएगा पूर्व अनुभव।
हमने पिछली कक्षा में क्या सीखा था, यह कहलाएगा पूर्व अनुभव। और अभी वर्तमान में यदि उसी विषय के बारे में हम सीख रहे हैं जो हमने पिछली कक्षा में सीखा था, तो हमारा जो अधिगम है वह प्रभावित नहीं होगा या सकारात्मक रूप में प्रभावित होगा वो। अदरवाइज हमने पिछली कक्षा में कुछ सीखा ही नहीं, अभी वर्तमान में उसको सीखने हैं तो हमारे ऊपर से चला जाएगा वो। तो ये पूर्व अनुभव जो होता है हमारे अधिगम को निश्चित रूप से प्रभावित करता है और यह एक कारक के रूप में माना जाएगा। दूसरा पॉइंट हमने लिया है शारीरिक स्वास्थ्य। तो शारीरिक स्वास्थ्य जो है बालक का बेहतर होना चाहिए। किसी भी विषय वस्तु को सीखने के लिए शारीरिक स्वास्थ्य बहुत महत्वपूर्ण होता है। यदि बालक शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं होगा तो वह अधिगम में रुचि नहीं ले पाएगा या फिर किसी भी विषय को सही ढंग से नहीं सीख पाएगा वह। तो शारीरिक स्वास्थ्य उसका बेहतर होना चाहिए। दूसरा पॉइंट है मानसिक स्वास्थ्य। बालक का मानसिक स्वास्थ्य भी सही होना चाहिए। शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य भी सही होना चाहिए। यदि बालक मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है तो वह किसी भी चीज़ को सीखता तो है बट ज़्यादा दिन तक उसे अपने मानस पटल पे नहीं रख सकता है, उसे याद नहीं रह सकता है, वो शीघ्रता ही उसे भूल जाता है। तो उसका मानसिक स्वास्थ्य भी सही होना आवश्यक है। इसके बाद हमने जो पॉइंट रखा है वह है सीखने की इच्छा या रुचि उसमें कितनी है, वह क्या सीखना चाहता है। तो यह भी अधिगम को हमारे प्रभावित करने वाले कारक हैं। शारीरिक स्वास्थ्य मानसिक स्वास्थ्य तो सही है, ये होना चाहिए ठीक, लेकिन बालक में किसी भी विषय को सीखने की इच्छा होनी चाहिए। क्योंकि शिक्षक कितना भी चाह ले बच्चों को सिखाना, वह तब तक नहीं सीखेगा जब तक वह खुद सीखना नहीं चाहता है। उसका ध्यान कहीं और है, खेलने पर ध्यान है, खाने पर ध्यान है या कहीं घूमने पर ध्यान है, तो वो अधिगम बेहतर रूप से नहीं कर पाएगा। इसलिए उसकी रुचि होनी आवश्यक है उस विषय के प्रति जिसकी जानकारी वह हासिल करने गया हो। तो यह जो सीखने की इच्छा या रुचि है यह भी अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक हैं। अब एक और चीज़ हमने लिया है वो है सीखने का समय। बालक का जो सीखने का समय होता है, एक छोटा नन्हा बालक जो भी है 10 साल का, 15 साल का या 5 साल का, तो उसको सही समय पे सिखाना आवश्यक है। जैसे हम लगातार किसी चीज़ को सिखा रहे हैं, जैसे ही क्लास शुरू हुई उस समय से लगातार सिखाते जा रहे हैं, तो बालक के अंदर ना एक भावना उत्पन्न होती है कि उफ ये क्या हो रहा है मेरे अंदर, मुझे तो थोड़ा ब्रेक चाहिए होगा ना, ऐसा बालक के मन में ख्याल आता है। तो किसी भी विषय को सिखाने के वक्त थोड़ा समय अंतराल देना चाहिए ताकि उसमें बच्चा अपने जो भी आपने सिखाया हो उसे सही ढंग से समझ सके। तो ये आवश्यक है कि सीखने का जो समय है उसका ख्याल रखना चाहिए, बीच में थोड़ा थोड़ा समय अंतराल होना चाहिए। आखिरी टॉपिक हमने बनाया था वह है विद्यार्थी से संबंधित कारक जो अधिगम को प्रभावित करते हैं। उसमें है तत्परता। सीखने में तत्परता बालक की कैसी है। जब बालक को सीखने के लिए तत्पर होगा जब तक नहीं, तब तक वह किसी भी विषय को नहीं सीख सकता है। हाँ, अगर तत्परता है उसमें तो बालक किसी भी विषय को सीखता भी है और उसे काफ़ी दिनों तक याद भी रहता है। यदि बालक तत्पर नहीं है किसी भी विषय को सीखने के लिए तो वह सीख तो लेगा ज़बरदस्ती, मगर उसे ज़्यादा दिन तक वह विषय याद नहीं रहेगा। अतः किसी भी बालक को सिखाने के लिए उस कार्य के प्रति तत्परता या रुझान उत्पन्न कराना चाहिए शिक्षकों को। तो ये हमारा विद्यार्थी से संबंधित जो अधिगम के कारक थे, जो अधिगम को प्रभावित करते थे, उसके मैंने बताया उसे। अगला पॉइंट है शिक्षक से संबंधित कारक जो है अधिगम को प्रभावित करते हैं। उसमें पहला है विषय का ज्ञान होना आवश्यक है। शिक्षकों में विषय का ज्ञान होना आवश्यक है।
तो कोई भी अध्यापक अपने छात्र को अपने विषय का पूर्ण ज्ञान होने पर ही प्रभावित कर पाते हैं। यदि ज्ञान वाले शिक्षक होंगे तो उन्हें आदर सम्मान भी मिलता है, अन्यथा कोई इज्जत नहीं करते हैं बच्चे। अगर शिक्षक को ज्ञान ना हो, नए नए ज्ञान ना हो, तो बच्चे वैसे शिक्षकों के प्रति अपना रुझान नहीं देते हैं। और नवीन ज्ञान की जानकारी होनी चाहिए शिक्षकों में, विषय का विशेष ज्ञान होना चाहिए शिक्षकों में, नहीं तो यह भी अधिगम को प्रभावित करता है। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य, जैसे बच्चे का, बालक का मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य उत्तम होना चाहिए, वैसे ही एक शिक्षक का भी शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होना आवश्यक है। शारीरिक एवं मानसिक दृष्टि से स्वस्थ होने पर ही शिक्षक बालकों का ध्यान केंद्रित करके प्रभावशाली ढंग से शिक्षण प्रदान कर सकते हैं। नहीं तो खुद ही उनका स्वास्थ्य सही नहीं रहेगा तो अपने स्वास्थ्य के प्रति ही उनका ध्यान भटकेगा, तो बालक को पढ़ाने में वह असफल दिखेंगे। तो यह भी हमारे अधिगम को प्रभावित करेगा। इसके बाद हमने जो पॉइंट लिया है वह है शिक्षण विधि। अब कैसी विधि से हम बालक को पढ़ा रहे हैं, जो भी विधि होनी चाहिए हमारी शिक्षण की वह बेहतर होनी चाहिए। क्योंकि कक्षा में विभिन्न प्रकार के विद्यार्थी बैठते हैं, कोई मंदबुद्धि बालक है, कोई विशिष्ट बालक है, कोई सामान्य बालक है, तो उसके अनुसार भी हमें पढ़ाना है। हमारी जो शिक्षण की विधि है वो हर प्रत्येक बच्चे के अनुकूल होनी चाहिए, है ना। अब जैसे खेल विधि का उपयोग कर सकते हैं हम, कहानी विधि का उपयोग कर सकते हैं, वार्तालाप विधि का उपयोग कर सकते हैं। तो बच्चा जैसे पढ़ना चाहे हम उसके अनुसार हम बच्चों को पढ़ाएं। तो शिक्षण की जो विधि है वह भी अधिगम को प्रभावित करते हैं। अगर हम वैसे नहीं पढ़ाएंगे तो बालक बिल्कुल नहीं सीख पाएगा। जो बच्चों के अनुरूप हो और वह हम नहीं करेंगे तो बालक किसी भी विषय को बेहतर ढंग से सीखने में असमर्थ साबित होगा। अगला पॉइंट है हमारा, शिक्षक का व्यक्तित्व कैसा है। शिक्षक का व्यक्तित्व सफल शिक्षण का आधार होता है ना। तो आपका व्यक्तित्व जो है प्रभावशाली होना चाहिए, आत्मविश्वास, इच्छा शक्ति वाला, चरित्रवान, कर्तव्यनिष्ठ एवं निरोगी होना आवश्यक है। शिक्षक का व्यक्तित्व, तभी जाके बालक पे आपका प्रभाव पड़ता है, क्योंकि बालक जो है बिल्कुल एक शिक्षक के जैसा बनना चाहता है। जैसी आपकी रुचि है जिस विषय के प्रति, जैसी आपकी रुचि है, जितना आप गहन जानकारी प्राप्त किए हैं वो दिखता है बालक में, और बालक आपके जैसा बनना चाहता है। आपकी जो रुचि है वह बालक की भी रुचि बन जाती है। तो एक शिक्षक का व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए, प्रभावशाली होना चाहिए, आत्मविश्वासी होना चाहिए, इच्छा शक्ति वाला होना चाहिए, चरित्रवान होना चाहिए, कर्तव्यनिष्ठ होना चाहिए और निरोग भी होना चाहिए, है ना। अगला पॉइंट हमने लिया है, शिक्षक का व्यवहार कैसा है। कक्षा में क्या होता है, मैंने बताया अभी कि विभिन्न प्रकार के बालक बैठते हैं। कुछ सामान्य बालक है, कुछ जान पहचान वाले बालक है, कुछ मंद बुद्धि बालक है, कुछ विशिष्ट बालक हैं। तो क्या होता है कि हमारा जो व्यवहार होता है किसी खास विद्यार्थी के प्रति ज़्यादा रुझान होता है उसमें, तो यह नहीं होना चाहिए। हर विद्यार्थी जो है एक समान दिखना चाहिए एक शिक्षक को, तभी जाके वह बेहतर जानकारी प्राप्त कर सकेगा। तो शिक्षक का जो व्यवहार है वह हर बच्चे के प्रति सहानुभूति, प्रेम आदि गुणों से युक्त होना चाहिए। इसके बाद है एक शिक्षक में मनोविज्ञान और बाल प्रकृति का भी ज्ञान होना आवश्यक है। तो क्या होता है कि शिक्षण से संबंधित मनोविज्ञान की विभिन्न शाखाओं का ज्ञान होना जरूरी होता है एक शिक्षक के लिए, तभी जाके हम जान पाते हैं कि बच्चे को अभी क्या चाहिए होगा। अभी खेलने की इच्छा है उसे, या पढ़ने की इच्छा है, या बिल्कुल नहीं पढ़ने की इच्छा है। तो यह हमें जान पाएंगे जब हम मनोविज्ञान की विभिन्न शाखाओं का ज्ञान हमें होगा।
और इसके अतिरिक्त शिक्षक को बालक की प्रकृति का भी ज्ञान होना आवश्यक है। तीसरा पॉइंट था हमारा विषय वस्तु से संबंधित, कि विषय वस्तु से संबंधित जो भी कारक है जो अधिगम को सीधे तौर पे प्रभावित करते हैं उसके बारे में जानते हैं हम। तो विषय वस्तु की प्रकृति कैसी होनी चाहिए, पहला टॉपिक है यह, विषय वस्तु की प्रकृति कैसी होनी चाहिए। विषय वस्तु की जो प्रकृति है वह पूर्ण रूप से प्रभावित करती है बच्चों को, कि बच्चा यदि सरल है, विषय वस्तु जो है सरल है, तो बच्चा आसानी से उसे सरलता से सीख सकता है, और यदि विषय कठिन है तो बालक को सीखने में कठिनाई का अनुभव होता है। और इसीलिए कहा जाता है कि विषय वस्तु की प्रकृति जितनी सरल होगी, सीखने की प्रवृत्ति उतनी ही अच्छी होगी बालक में। तो विषय वस्तु की जो प्रकृति है वह भी अधिगम के एक कारक हैं जो अधिगम को प्रभावित करते हैं। दूसरा पॉइंट है विषय वस्तु का आकार कैसा हो, है ना। तो यह आप भी समझ सकते होंगे कि जब आप भी पिछली कक्षा में थे या निचली कक्षा में थे तो क्या करते थे, सबसे पहले छोटे पाठ को पढ़ते थे, जो कविता वाला हो पहले उसे याद करते थे, या पहला जो भी होता था कविता होता था उसे याद किया जाता था और याद रहता था हमेशा। और कहानी जो होती थी, लंबी कहानी, उस पर बच्चे ज़्यादा रुचि नहीं ले पाते थे, उसमें उसे शिक्षक के द्वारा ज़बरदस्ती पढ़ाया जाता था, हालांकि पढ़ना ही था। तो होता यह है किसी भी विषय वस्तु का जो आकार है छोटा होना चाहिए, वह लंबे पाठों से बचना चाहता है बच्चा, और यही कारक है विद्यार्थी ऐसे पाठ को पढ़ने से भागते फिरते हैं। तो विषय वस्तु का आकार है छोटा होना चाहिए ताकि बच्चे अच्छे तरीके से उसे सीख लें। वो जो विषय वस्तु है वो उद्देश्यपूर्ण भी होना चाहिए, है ना, ताकि बच्चों से रिलेट कर सके, उसकी आवश्यकताओं को संतुष्ट कर सके, तभी जाके बालक जो है किसी भी विषय वस्तु को सरलता से सीख पाएगा। आगे हम लोग पढ़ेंगे भाषा शैली। भाषा शैली कैसी होनी चाहिए। अब हम किसी भी विषय को ले लें जिसमें कठिन कठिन शब्द हों, कठिन वाक्य हों, जो बालक को समझ में ही ना आए। कई बार तो ऐसा होता है शिक्षक को भी समझ में नहीं आता है, तो ये अंदर की बात है। तो बालक को है कि उसके अनुरूप, उसके अनुकूल जो शब्द हैं वैसे शब्दों का प्रयोग किया जाए। किस कक्षा में बालक है उसके अनुसार शब्दों का चयन किया जाए, तब जाके जो होता है कि बालक सही ढंग से अधिगम को सीख पाता है, अन्यथा वह फिर उसे प्रभावित करता है। तो बच्चे को मन भी लगता है, अगर उसके अनुरूप शब्द हैं तो बच्चे को मज़ा भी आता है पढ़ने में। तो इसीलिए सरल भाषा शैली का होना आवश्यक है विषय वस्तु में। अगला टॉपिक हमारा रुचिकर विषय वस्तु होना चाहिए। पाठ्य पुस्तक अगर रुचिकर है तो छात्र उसे खूब मन लगाकर सीखते हैं। यदि वस्तु रुचिकर नहीं है तो छात्र क्या करते हैं, पढ़ाई पे ध्यान नहीं जाता है और वह शीघ्र ही क्या करते हैं, ऊब जाते हैं, थक जाते हैं। इस दृष्टि से पाठ्य वस्तु जो है रुचिकर होना अत्यंत आवश्यक है। शिक्षण एक कला है, अतः अध्यापक को शिक्षण करने से पूर्व छात्रों को विषय के प्रति गहन रुचि उत्पन्न करनी चाहिए, उसके बारे में विशेष रूप से बताना चाहिए पाठ शुरू होने से पहले, और अपने सूझबूझ से ही उस विषय को रुचिकर बनाने में विशेष प्रयास करना चाहिए एक शिक्षक को, नहीं तो यह अधिगम को प्रभावित करेगा और यह अधिगम का कारक कहलाएगा यह भी। तो यह हमारा 3 टॉपिक खत्म हुआ। अब लास्ट जो है वातावरण से संबंधित कारक। वातावरण से संबंधित कारक कितने हैं, मैंने कुछ बिंदुएं तैयार की हैं। वो है सबसे पहला, विद्यालय का स्थान या विद्यालय की स्थिति कैसी है। बहुत से विद्यालय ऐसी जगह होते हैं जहाँ वाहनों का शोर होता है, गाड़ियाँ क्रॉस करती रहती है बगल से, हॉर्न बजते रहते हैं, बच्चे या शिक्षक सभी वहाँ पे प्रभावित होते हैं उसके वजह से। तो यह नहीं होना चाहिए।
उसके बाद कहीं 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 विद्यालय ऐसी जगह पर होते हैं जहाँ पे निरंतर दुर्गंध आती रहती है, कोई फैक्ट्री के बगल में है या फिर कोई उसके बगल से नाला है या फिर गंदा पानी जमा हुआ है, जिसके वजह से अधिगम प्रभावित होती है। तो यह भी एक कारक माना जा सकता है, विद्यालय की स्थिति या विद्यालय का स्थान। तो विद्यालय का जो निर्माण है उपयुक्त जगह पे होना आवश्यक है। दूसरा पॉइंट है कक्षा का पर्यावरण कैसा है। किसी भी विद्यालय में होता है, किसी भी कक्षा में होता है कि इतना अनुशासन होता है कि बालक पढ़ाई के अलावा और कोई बातें सीख नहीं पाते हैं, जो कि यह भी गलत है। और कहीं किसी विद्यालय में किसी कक्षा में ऐसा होता है कि अनुशासन होता ही नहीं है, पढ़ाई के अलावा सब कुछ हो जाए वहाँ पे, बट पढ़ाई नहीं होगी। तो दोनों जो है दोनों सही नहीं है। तो ऐसी स्थिति में क्या होना चाहिए कि तालमेल बैठाए जाने पर अपेक्षित परिणाम की प्राप्ति होगी। दोनों होना चाहिए, पढ़ाई लिखाई भी होनी चाहिए, इसके अतिरिक्त जो है और भी खेल कूद, कुछ कार्य, नए नए कैंप लगने चाहिए पढ़ाई के साथ साथ। अतिरिक्त जो भी उपयोगी चीज़ है बच्चों के लिए, उसकी जानकारी भी बच्चों को मिलनी चाहिए। तो ये जो है कक्षा का पर्यावरण बच्चों के अनुरूप हो। तीसरा पॉइंट है इसमें पारिवारिक वातावरण। कक्षा का जो वातावरण है वह तो प्रभावित करता ही है बच्चों को, साथ में परिवार का वातावरण भी अहम होता है एक बालक के लिए। जिन भी परिवार में जिन परिवार का वातावरण उत्तम होता है, वहाँ के बालक पढ़ाई में रुचि लेते हैं। अन्यथा किसी घर में झगड़ा लड़ाई होते रहता है, गाली गलौज होते रहता है, तो बालक उससे बिल्कुल प्रभावित होते हैं, पढ़ाई लिखाई में उनका ध्यान नहीं रहता है। तो बालकों को इस वातावरण से बचाने के लिए परिवार में स्नेहपूर्ण वातावरण का होना आवश्यक है। लास्ट पॉइंट है इसमें सामाजिक वातावरण। कहा जाता है कि मनुष्य समाज के बिना मनुष्य की कल्पना नहीं की जा सकती है। मनुष्य का समाज के बिना उसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। तो हम कहीं ना कहीं किसी न किसी समाज में रहते हैं। तो हमारा जैसे पारिवारिक वातावरण अच्छा होना चाहिए, कक्षा का वातावरण अच्छा होना चाहिए, उसी प्रकार से समाज का भी वातावरण हमारा बेहतर होना चाहिए। नहीं तो यह भी हमारे अधिगम को, किसी भी विषय को सीखने में प्रभावित करेगा। वातावरण अगर सही है तो हम सकारात्मक अधिगम प्राप्त करेंगे, अगर सही नहीं है तो हम नकारात्मक अधिगम हासिल करेंगे। तो इसी के साथ मिलते हैं अगले एपिसोड में। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। सर्च मी ऑन गूगल, IIII सुभाष भाई।